हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों फुली फंडेड पीएचडी प्रोसेस के बारे में समझेंगे। जो फॉरेन में अपने जो पीएचडी करते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में डाउट क्वेश्चन रहता है कि यार मतलब पीएचडी अब्रॉड से करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस क्या रहता है, मतलब किस प्रकार अपन कब अप्लाई करना रहता है, क्या अपन को स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है, कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्या ये जो इंटरव्यू होता है वो किस लेवल का होता है। तो ये सब जो मेरे डाउटफुल जो क्वेश्चंस स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं वो सब मैंने क्वेश्चंस को इकट्ठा करा है। और मैंने जो अपने 3-4 जो मित्र मंडल है उनसे, मतलब जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करा है, उनसे डिटेल नॉलेज लिया हो। मैं सबको आपको प्रोवाइड कराने की ट्राई करूँगा। और भी जो भी आपके पास डाउट होगा आप कमेंट में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं ट्राई करूँगा कि सब कुछ डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं इन दिस वीडियो में मैं कुछ सम टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा कि फुल फंडेड पीएचडी अब्रॉड का प्रोसेस क्या रहता है, बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी है। देखो, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी बहुत सारी होती है। देख, फॉरेन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट भी होती है, सेमी गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड सब में मिलता है। गवर्नमेंट में मतलब जो ज़्यादा मिलता है, प्राइवेट्स कुछ कुछ सेमी सेमी गवर्नमेंट में मिलता है और कुछ प्राइवेट्स में भी मिल जाता है आपको। मतलब एक वो आपको 80 से 90% भी आपको आपका गुजारा निकल जाता है उससे। तो प्राइवेट में भी जब बहुत से स्टूडेंट प्राइवेट में भी जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा। इंटरव्यू लेवल और वार्ड प्रोसेस, मतलब आपका जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि इसमें एक मेन रोल रहता है इंटरव्यू प्रोसेस, और एक जीआरई और टॉइफल का एग्ज़ाम रहता है। तो वो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, इंटरव्यू लेवल वो तो एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, जो आपका जिस फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जिस सब्जेक्ट से आप जा रहे हो, उसका जो इंटरव्यू होगा उससे लेवल वाट प्रोसेस आफ्टर द इंटरव्यू के बाद आपका प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब कैसे आप किस प्रकार आप सर्वाइव कर पाओगे। मंथली स्टाइपेंड क्या है, मंथली स्टाइपेंड आपके दोस्तों डिपेंड द कंट्री, डिपेंड द फॉरेन यूनिवर्सिटी, इन सब पर डिपेंड करता है। क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग स्टाइपेंड रहता है, अलग अलग एक्सपेंसिव रहते हैं। तो उस हिसाब से आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी के स्टाइपेंड भी डिपेंड करता है कंट्री पर और यूनिवर्सिटी पर। वीज़ा का अपना प्रोसेस क्या रहता है, अपन इंडियन स्टूडेंट हैं तो अपना वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है। और एक और डाउटफुल क्वेश्चन आता है कि क्या यदि हम आईआईटी, एनआईटी या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से नहीं हैं तो क्या हम जा सकते हैं। कि भाई ज़रूर जा सकते हैं। यदि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप पर कोई बाधा नहीं डालेगा। मतलब ये नहीं कहेगा कि मैं आईआईटी का हूँ या मैं एनआईटी का हूँ या मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी का हूँ, तो मेरे को उसमें रुकावट आएगी नहीं। यदि आपका वो, क्योंकि वो चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट को खोजना चाहती है जो माइंडेड हो। उसमें कॉलेज का कोई मैटर नहीं रहता, माइंडेड होता है। वो अपने आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, अपने आप रिसर्च वर्क कर लेता है, तो वो सब जा सकता है। क्योंकि वो इंटर्नशिप कर सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये रुकावट नहीं डालेगा। आप कौन सी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या आईआईटी में हो, एनआईटी में, कहीं पर भी हो, बट आपका रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रोल करता है। एक और चीज़ बताता हूँ कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में नेट का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। क्योंकि जैसे अपने इंडिया में तो पीएचडी करने के लिए नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेट, गेट, जेस्ट हो जाए, इनका मतलब ज़्यादा यूसेज नहीं है। वहाँ पर ज़्यादा यूसेज होता है रिसर्च वर्क का। आपका जितना ज़्यादा रिसर्च वर्क होगा वहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको रिसर्च वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ मतलब नेट, गेट का थोड़ा सा सुना है मैंने कि गेट का थोड़ा सा मान लिया जाता है। गेट का थोड़ा रोल हो सकता है, बट इतना रोल नहीं होता है जितना रिसर्च वर्क का होता है। मतलब यदि आपका नेट गेट नहीं निकला तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपका रिसर्च एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका फुली फंडेड पीएचडी प्रोसेस होता क्या है। फुली फंडेड का मतलब होता है आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती है। मंथली स्टाइपेंड आपको लगभग 2 से 3, 1.5 से 2 लाख तो आराम से दिया जाता है। इंश्योरेंस, ट्रेवल, लैब कॉस्ट, लैब में जो आप वर्क कर रहे हो उसका कॉस्ट, सब कुछ आपको वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। आने जाने का ट्रेवल प्रोवाइड कराती है, होस्ट वहाँ पर रहने का आपका एक्सपेंसिव उठाती है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है, सब कुछ प्रोवाइड कराती है। इसे कहते हैं फुली फंडेड प्रोसेस, ठीक है। क्या ये सभी यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड होता है? नहीं भाई। इसमें फुली फंडेड में भाई एक मंथली स्टाइपेंड रहता है, आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी आपका ट्रेवल आने जाने का, फ्लाइट टिकट, ये सब उठा लेती, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं भी उठाती है। मतलब वो ट्रेवल एक्सपेंसिव नहीं, मतलब वो कर पाती। तो लगभग सब कुछ, लगभग मोस्टली यूनिवर्सिटी आपका ट्रेवल
अलोनेंस ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मंथली टाइप पर ना आपको मिलता है यार, यदि आपको 1.5 से 2 लाख रुपये मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, आपका इसमें CV का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। तो मैं एक चीज़ को इसमें ऐड करना भूल गया, CV, कवर लेटर, SOP, इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। वो किस प्रकार से बनानी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो एक और टॉपिक मैंने ऐड कर दिया है, CV के बारे में डिस्कस करेंगे। कवर लेटर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और रिसर्च एक्सपीरियंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। सबसे पहले फुली फंडेड PhD अब्रॉड प्रोसेस क्या होता है बता देता हूं। आपका फुल मतलब आप PhD में अब्रॉड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो वो बता देता हूँ पहले मैं आपको। तो भाई साहब, PhD अब्रॉड के लिए आपको अप्लाई करने के लिए 2 प्रोसेस रहते हैं। एक तो आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, आपको जिस यूनिवर्सिटी में जिस कंट्री में जाना, जर्मनी, जापान, जर्मनी या अमेरिका, USA, या आपको इधर कोरिया जाना है, साउथ कोरिया जाना है, तो यूनिवर्सिटी आप चूज़ करो। उस यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को चूज़ करो और प्रोफेसर को मेल लिखो। प्रोफेसर को आप पर्सनली मेल लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो आपको रिप्लाई नहीं देगा, ज़रूर रिप्लाई देगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। आप प्रोफेसर को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पर PhD करना है, मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस ये है। उस प्रोफेसर को आपको CV सेंड करनी पड़ेगी, अपना कवर लेटर सेंड करना पड़ेगा, अपना रिसर्च एक्सपीरियंस सेंड करना पड़ेगा, जब जाकर वो आपका रिप्लाई देगा। तो ये सब कुछ चीज़ें शेयर करने के बाद भी वो आपका रिप्लाई दे पाएगा। तो यूनिवर्सिटी चूज़ कर, अब ये भी स्टूडेंट के दिमाग में दोस्त कि अपन यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करें। भाई देख, तेरे को सबसे पहले तो अपना टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस में अपने आगे जाके रिसर्च करनी है। समझ रहा है कि मेरे को यदि सेमीकंडक्टर में आगे जाके रिसर्च करनी है, मेरे को क्वांटम ज़्यादा आगे जाके रिसर्च करनी है, क्या मेरे को सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आगे जाके रिसर्च करनी है, मेरे को किस में ज़्यादा मतलब किस, आपने यदि MSc में कोई प्रोजेक्ट करा होगा, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक को प्रोजेक्ट करा हो, क्या पता उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उसी टॉपिक पर आप रिसर्च कर सकते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रोफेसर सर्च कर सकते हो, यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर आपको लिंक्डइन पर जाकर, लिंक्डइन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस चीज़ में। लिंक्डइन पर आप प्रोफेसर को ढूंढ सकते हो भाई, यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर को ढूंढ सकते हो कि यार इसका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है। इसको आप लिंक्डइन से फॉलो करके इसको मेल लिख सकते हो, मेल पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। उसको आप ये सर मैं आपके अंडर PhD करना चाहता हूँ, मेरा ये रिसर्च एक्सपीरियंस है, मेरा कवर लेटर है, ये मेरा SOP है, CV है, तो क्या आप तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई देगा। तो ये एक तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये रहता है, बिल्कुल सिंपल सादा प्रोसेस। पर्सनली जाकर कभी भी आप मतलब उसको मेल लिख सकते हो, यदि वो वहाँ पर वैकेंसी खाली होती है या कुछ वहाँ पर ज़रूरत होती है तो वो आपको बुला लेता है। उसका अब बुलाता कैसे, पहले वो आपको इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू कैसा होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, आप इंडिया में बैठे बैठे इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू निकालने के बाद आपको GRE या TOEFL का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज का बेस पर होता है। मतलब एक कंट्री अपना कंट्री चाहती है कि आप इंग्लिश लेवल इस एग्ज़ाम होता है, उसको निकालने के बाद आप वहाँ पर चल जाते हो। इंटरव्यू ऑनलाइन होता है जो प्रोफेसर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अब ये तो पहला प्रोसेस हो गया। मैं सब कुछ डिटेल में बात करूँगा, अभी समराइज़ करके बता रहा हूँ ऊपर, सब कुछ एक बार धीरे धीरे सब कुछ बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये तो हो गया कि आप डायरेक्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी को चूज़ कर वहाँ पर पर्सनली उनको मेल लिख सकते हो, अपनी CV ये सब कुछ सेंड कर सकते हो, ठीक है। ओके भाई, दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस ये है कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो कंट्री वाइज अपनी डेडलाइन निकालती है कि हाँ मैं इस दौरान में अपनी PhD वाले स्टूडेंट को लेना चाहेंगे। मतलब वो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस रहता है। तो यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालती है, आप देख सकते हो, अलग अलग कंट्री अलग अलग टाइम पीरियड रहता है इनका मतलब निकालने का, तो उस दौरान आप इनको देख सकते हो। तो वो मैं जैसे डेडलाइन की बात करूँ तो जैसे मैं जैसे कंट्री लिख दूँ उधर, और यहाँ पर डेडलाइन लिख देता हूँ कि क्या डेडलाइन रहती है। तो USA जो है वो अगस्त से दिसंबर तक की इसकी डेडलाइन रहती है, इस दौरान वो एप्लीकेशंस लेती है। कनाडा की बात करूँ तो वो नवंबर से फरवरी तक डेडलाइन लिखती है। जर्मनी की बात करूँ तो ये भी नवंबर मार्च रहता है इसका। और मैं बात करूँ भाई जापान की,
ये जापान भाई रहता है मार्च और सितंबर में। और कोस्ट की बात करूँ तो साउथ इसका रोलिंग रहता है, मतलब एनी टाइम रहता है, तो आप देख सकते हो। स्कोलोच टेक की बात करूँ तो ये मार्च जुलाई, ऐसे और भी रहती है, ये मैंने गूगल से उठाया डाटा, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको किस कंट्री में किस कंट्री में जाना है। उसके में ये यूनिवर्सिटी का डेडलाइन रहता है, वहाँ पर आप प्रोसेस रहता है, वहाँ पर आपको फॉर्म फिल कराया जाएगा, उसमें फिर शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा कैंडिडेट को। आप ये मतलब डेडलाइन के अनुसार वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा, तो इस कंट्री के अनुसार आपको मतलब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू आपको इंटरव्यू में ही बैठे बैठे होगा, तो ऑनलाइन इंटरव्यू देने के बाद आपका फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये कुछ डेडलाइन है, आपको इसको देख सकते हो। और भी आप चाहो तो आप लिंक्डइन पर जाकर या आप गूगल से सर्च करके, मैं आपको दो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो आपको खबर करता रहेगा। दो वेबसाइट के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए, जो आपको बताएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब ऑन द स्पॉट बता देता है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी वैकेंसी खाली है पीएचडी के लिए। तो जहाँ पर वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करता है वो स्टार्ट कर देता है। तो दो वेबसाइट इसका कौन कौन सी मैं बताता हूँ। तो ये दो फॉरेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जो आप ऐसे, जैसे आप एमएससी फिजिक्स के बाद यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा जाकर फुली फंडेड पीएचडी करना चाहते हो, तो ये दो वेबसाइट आपके काम की है। एक तो फाइंड ए पीएचडी है जो फिजिक्स पीएचडी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराता है दोस्तों। इसमें ये लिंक मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में ये दोनों वेबसाइट डाल दूंगा। फुली फंडेड पीएचडी यूके, जर्मनी, नेदरलैंड, यूएसए, कनाडा अप्लाई कर सकते हो इंटरेस्टेड इंडियन स्टूडेंट डायरेक्टली। फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस और एस्ट्रोनॉमी। और 100 डेडलाइन इसमें सब कुछ 150 होती है। फंडिंग, एलिजिबिलिटी और अप्लाई लिंक्स सब कुछ दिया जाता है। इसी प्रकार एक क्वांटी के नाम से क्वांटम फिजिक्स जॉब पोर्टल है जहाँ पर पीएचडी, पोस्ट डॉक, रिसर्च जॉब्स इन क्वांटम फिजिक्स के लिए स्पेशली है ये लिंक, ये वेबसाइट। तो यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट लाइक TU, इन्फो, MIT जैसे ही अपडेटेड फ्रीक्वेंसी आती है जॉब्स के रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट पोर्टल या ईमेल के थ्रू। कॉमन रिक्वायरमेंट चाहिए दोस्तों फॉरेन के लिए MSc फिजिक्स या MSc फिजिक्स होना चाहिए, MTech होना चाहिए, SOP, CV, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, टोफल का एग्ज़ाम होना चाहिए आपके पास, एक इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक होना चाहिए और रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आगे। तो आपको दोस्तों अप्लाई करने के लिए मतलब क्या क्या अपने पास मतलब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी CV बनानी है। CV में क्या होना चाहिए आपको, मतलब क्या करते हो दोस्तों, अपनी क्या आदत होती है कि अपन CV, सबसे पहले मैं ये बात बताऊँ तो सबसे पहले मैंने बना दी थी भाई, तीन पेज की मेरी CV बनी हुई थी। 3 पेज की मेरी CV बनी हुई थी। मैंने भाई अपने दोस्त से पूछा यार 3 पेज की, उसने कहा यार नहीं 3 पेज की CV ज़्यादा मतलब इतनी नहीं मानी जाती। तो यदि तुम फॉरेन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, कहीं पर भी आप अप्लाई कर रहे हो, कि आप ट्राई करो कि मिनिमम एक 1 पेज की CV हो, समझ रहे हो। तो मतलब 1 पेज की CV होनी चाहिए काफ़ी अच्छी, मतलब 1 पेज में आपका सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तो जब भी वो CV आपकी इम्पैक्टफुल होगी। क्योंकि वो ज़्यादा पेज की CV ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, एक 1 पेज की CV अच्छी लगती है। ये कुछ कमियां होती है, उसके कारण क्या होता है कि जो टॉपर बच्चे रहते हैं ना, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई नहीं कर पाते, जबकि जो एवरेज बच्चे रहते हैं वो भी जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये कुछ एक गाइडलाइन रहती है कि आप 1 पेज की CV बनाए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, आप ये मैंने लिंक्डइन से उठाई है CV एक स्टूडेंट की है, हरीश कुमार। देखो इसने कितनी अच्छी तरह से सेलेक्टेड हुई है ये, इसने 1 पेज में सब कुछ लिख दिया है। इसने अपने मतलब क्या नाम है, ईमेल ID, अपनी फ़ोटो लगा दी, समरी लिख दी, एक्सपीरियंस इसने अपना शो कर दिया है। ये जो भी इसने अपनी सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर था, या आप अपनी रिसर्च वर्क लिख सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क लिख सकते हो, स्किल के बारे में इसने यहाँ पर लिख दिया, एजुकेशन के बारे में लिख दिया, सर्टिफिकेट के बारे में लिख दिया, स्टूडेंट के बारे में। तो 1 पेज में इसने सब कुछ लिख दिया। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सब ज़्यादातर आप 1 पेज की CV बनाओगे और उसमें सब कुछ लिखोगे ना, तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोफेसर पर। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी CV। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था, आप CV को ज़्यादा रोल देना, क्योंकि CV बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपका सिलेक्शन पर। ठीक है, दूसरी चीज़ पर आप ध्यान देना दोस्तों अपना कवर लेटर पर। कवर लेटर यानी कि मैं मानूँ SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़।
तो कवर लेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मतलब उसमें आप अपना जो भी आपको इंटरेस्ट है और आपका गोल है आगे जाकर मेरे को इसमें जाकर रिसर्च करनी है, क्योंकि आप एक पीएचडी के स्टूडेंट बनने जा रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ टारगेट रहेगा कि मेरे को किसी न किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है और क्या चीज़ गोल है। तो आपका एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, साथ में अपना गोल आपको लिखना पड़ेगा। ये सब कवर लेटर बहुत ज़्यादा रोल इम्पैक्ट करता है। आप इसको मतलब जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके 1 मंथ या 2 मंथ पहले अच्छे से सोच के इसको लिख लेना, क्योंकि कवर लेटर बनाना बहुत ऐसा नहीं है आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दो। कवर लेटर आपको बहुत दिमागदारी से बनाना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सोच समझ के क्योंकि कवर लेटर आपका सीवी और कवर लेटर बहुत ज़्यादा रोल डिपेंड करता है। उसके बाद आता है तीसरी चीज़ आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। किसी जिस प्रोफेसर के अंडर आप एमएससी कर रहे थे या अभी कर रहे हो तो उस प्रोफेसर का रिकमेंडेशन आपका बहुत ज़्यादा रोल फॉलो करेगा, तो उस प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका लगेगा। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रोफेसर के अंडर होना चाहिए। जिस प्रोफेसर ने आप या आपने एमएससी में कोई प्रोजेक्ट करा हो और उसी टॉपिक को आप परस्यू करना चाहते हो रिसर्च के लिए, तो उस टॉपिक जिस प्रोफेसर के अंडर कर रहा है उस प्रोफेसर का आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डाल दीजिए तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल करती है। उसके साथ आती है इम्पोर्टेंट एंड मेन चीज़ रिसर्च एक्सपीरियंस। ये 4 चीज़ें यदि आपके पास हैं तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के योग्य हो। आप फॉरेन यूनिवर्सिटी जा सकते। आपका 4 चीज़ें फिर मैं याद दिला देता हूँ। कवर लेटर सीवी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर का, और रिसर्च एक्सपीरियंस। अब रिसर्च एक्सपीरियंस किसे मानते हैं दोस्त, ये पूछ रहे हैं कि भाई रिसर्च एक्सपीरियंस भाई चाहिए क्या है, किस टाइप का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए। भाई आपके पास मिनिमम 1 ईयर का तो रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई मतलब तू पूछेगा मेरे को कि रिसर्च एक्सपीरियंस होता है क्या है, मतलब किस चीज़ को बोलूँगा रिसर्च एक्सपीरियंस यानी बोल भाई तेरी इंटर्नशिप, जो तू समर इंटर्नशिप करता है, तू एमएससी में जो प्रोजेक्ट करता है वो काउंट नहीं होता है। मतलब जो एमएससी में तुम आई थी सेमेस्टर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो रिसर्च में काउंट ज़्यादा रोल इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि एमएससी की क्रेडिट ही है वो। उसके अलावा तो यदि कोई रिसर्च करता है, जैसे तुमने इंटर्नशिप करी, माना कि आपने फर्स्ट ईयर में आ गए, आपने इंटर्नशिप करी, तो इंटर्नशिप के दौरान आपको उस इंटर्नशिप में यदि कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप या कुछ अनदर टॉपिक में यदि प्रोफेसर के अंडर आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 1 साल के, तो वो रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, समझ रहे हो। तो रिसर्च एक्सपीरियंस या एमएससी के प्रोजेक्ट को भी आप रोल दे सकते हो, या एमएससी के बाद आपने यदि कोई वर्क करा हो या 6 मंथ या किसी भी अनदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी पोस्ट निकलती रहती है, तो वहाँ पर आपने कोई अपना रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकलती है, वहाँ पर वो तो काफ़ी अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाता है। वो तो फिर नेक्स्ट लेवल वो बात हो जाती है। वहाँ तक वो स्टूडेंट पोस्ट नहीं जाते, वो चाहते हैं कि भाई एमएससी करके फॉरेन चल जाए। तो भाई तुम इंटर्नशिप करो सबसे पहले, वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा तुम्हारी सीवी में। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में तुम इंटर्नशिप करो, फर्स्ट ईयर में भी करो और सेकेंड ईयर, तो तुम्हारे पास 2 इंटर्नशिप हो जाएगी आराम से, ठीक है। उसके अलावा तुम एमएससी में भी अपना जो प्रोफेसर है, जिस टॉपिक में तुम्हें इंटरेस्ट है कि मुझे इस टॉपिक में आगे जाकर ही पीएचडी करनी है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग हो जाए, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस हो जाए, या कौन सा भी अदर मटेरियल हो जाए, मटेरियल साइंस हो जाए, मटेरियल फिजिक्स हो जाए, कंप्यूटेशनल फिजिक्स हो जाए, तो कितनी भी जाकर आपको आगे जाकर फिर रिसर्च करनी है, जिस भी हाई एनर्जी फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, किसमें भी आपको यदि आगे जाके फिर रिसर्च करनी है तो उस टॉपिक के प्रोफेसर को पकड़ो अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट में, और उनके अंडर अपना रिसर्च स्टार्ट करो ड्यूरिंग द एमएससी। तो वो आपका यदि आप उन प्रोफेसर के अंडर अपना स्टार्ट कर दोगे, यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया तो आपका 2 साल तक का माना जाएगा। यदि आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट करा तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस माना जाएगा, और इंटर्नशिप तो काउंट होगा ऐसा नहीं आपका रिसर्च एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप जब उन प्रोफेसर के अंदर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, जनरली सेकंड सेमेस्टर से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, या जिसको फॉरेन जाना होता है तो सेकंड सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आप वहाँ जाकर ढल जाओ, सेकंड सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो। जिस प्रोफेसर के अंदर आपको या जिस टॉपिक के अंदर आपको रिसर्च करनी है उस टॉपिक को स्टार्ट कर दो किसी प्रोफेसर को पकड़ कर, तो आपके पास 1 से 1.5
1.5 ईयर का, और इंटर्नशिप भी आप उस प्रोफेसर के अंडर करना पड़ेगा आपको। तो 1 से 1.5 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बेस पर आप जा सकते हो, फॉरेन अब्रॉड आपका इंतज़ार कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये रिसर्च एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है भाई। अब पूछते हैं भाई मैं IIT NIT से नहीं हूँ तो क्या फ़ॉरेन जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता है भाई, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि तू नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट है, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट है, और कहीं पर भी जाकर तू अपना इंटर्नशिप कर रहा है, और वहीं से तो ऑनलाइन अपना, यदि मतलब इंटर्नशिप करने के बाद बहुत से स्टूडेंट रहते हैं कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रहा है, तो भाई तू यदि रिसर्च कर रहा है ना, वो रिसर्च ही तो है चीज़, तो वो तेरा काउंट होगा रिसर्च एक्सपीरियंस, क्योंकि उस प्रोफेसर का, तू स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो इंटर्नशिप कर लेना। उसके अलावा किसी भी एक अच्छी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को मेल लिखना, ताकि मैं सर आपके अंदर ये रिसर्च करना चाहता हूँ, यदि तेरे पास में तो ऑफलाइन जा सकता है कभी भी। मेरे बहुत से दोस्त उन्होंने करा है भाई, यदि स्टेट यूनिवर्सिटी से थे, और जैसे मैं बात करूँ जयपुर की, तो स्टेट यूनिवर्सिटी से थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और पास में MNIT जयपुर एक NIT थी, तो वहाँ पर प्रोफेसर के अंदर जाकर वो रिसर्च करा करते थे। तो वहाँ पर ऑफलाइन जाते थे, तुम चाहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन जा सकते हो, नियरेस्ट तुम्हें जहाँ पर वो वीक में 2 से 3 दिन जाया करते थे, तो वो काउंट हुआ करता था, और उनका एक अच्छा सा, और समर में पूरा टाइम उनके पास ही रहते थे, तो तुम्हारा वो रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो तुम्हारे पास भी अच्छा सा, यदि तुम रिसर्च के बंदे हो ना, तुम चाहोगे तो तुम कहीं पे ढूंढ लोगे अपने प्रोफेसर को। तो ये चीज़ है, तो ये टेंशन, इंस्टीट्यूट तुम्हें कहीं बाधा नहीं डाली, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट के पास माइंड होता है, तो इंस्टीट्यूट तुम्हारे पास ये नहीं वाले कि मैं IIT से हूँ, NIT से हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हूँ, उसके बेस पर तुम्हारा सिलेक्शन रहेगा। उसके बेस पर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन रहेगा रिसर्च एक्सपीरियंस के बेस पर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बेस पर, और तुम्हारा कवर लेटर और SOP के बेस पर। CV तो फिर आ ही जाएगा सब कुछ इसमें, समझ रहे हो। तो इन बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है तुम्हारे फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, तुम्हारा सिलेक्शन होने पर, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें तुम्हें दिमाग में रख लेनी है भाई, तुम्हें पहले से अपना गोल डिसाइड कर लेना है। तो आपको दोस्तों कुछ अपने गवर्नमेंट और वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, और टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे USA की बात करें तो MIT है, स्टैनफोर्ड है, प्रिंसटन है, जिसका यदि मंथली स्टाइपेंड रहता है भाई $2,500 से $3,000। मतलब ये $1 अपने जानते हो कि दोस्तों 80 रुपये के आसपास है। तो आप जान सकते हो कि ये 2 लाख 2-2.5 लाख के आसपास पहुंच रही है इसकी स्टाइपेंड। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में ये कॉलेज आते हैं, TU, जापान में ये यूनिवर्सिटीज़ है, कनाडा में है, सऊदी अरबिया में, तो ये सब, और इनके अलग अलग करेंसी रहती है, तो हिसाब से रहता है। बट ओवरऑल मैं बात करूँ तो एवरेज लेके चलूँ, कहीं पे आप यदि अप्लाई करते हो, यदि आप कहीं पर भी जाकर अप्लाई करते हो, तो वो कंट्री पर डिपेंड करता है स्टाइपेंड, क्योंकि यदि कोई कंट्री ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है तो वो अच्छा खासा स्टाइपेंड देती है, यदि कोई कंट्री यदि कम एक्सपेंसिव होती है तो वो कम स्टाइपेंड देती है। जैसे मैं सऊदी की बात करूँ तो 1800 स्टाइपेंड दे रही है, बट ये 2,500 स्टाइपेंड दे रही है, बट ये फ्री स्टे भी दे रही है, मतलब अपना स्टे कर रही है, वो भी फ्री कर रही है ना, तो वो डिपेंड करता है। तो एवरेज मांगे चलते हो आप 2 लाख या 3 लाख, OC में 4 लाख का भी मिल जाता है मंथली स्टाइपेंड। तो डिपेंड करता है कंट्री पर, उनकी करेंसी पर, ठीक है। तो यदि टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपको अच्छे खासा फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। यूनिवर्सिटी कंट्री वहाँ की बात करूँ, जापान में हाईली फंडेड है भाई यूनिवर्सिटी, के UST मतलब सऊदी अरेबियन में भाई प्राइवेट बट इंटरनेशनल है। स्कॉच में, रसिया में फ्री प्लस इंग्लिश बेस्ड है। तो ये कुछ प्राइवेट भी और भी इनमें तो मैं कुछ गिनी चुनी बताइए भाई, तो सबके बारे में बताऊँ ना भाई। इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, इतनी सारी टॉप, इतनी सारी आपके पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप ताइवान में देख लो, सऊदी, मैंने तो भाई ताइवान की बात ही नहीं करी, ताइवान में बहुत ज़्यादा स्कोप जाने का, सऊदी कोरिया में भी तुम जा सकते हो ईजिली स्कोप जाने का। तो ये तो मैंने कुछ टॉप की बताइए जो ज़्यादा तुम जानते हो, MIT वगैरह, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड। ये तो इसके अलावा स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि इनमें जाते हैं, स्टूडेंट भाई प्राइवेट में जाकर भी स्टाइपेंड उठा रहे हैं और फुली फंडेड हो रहे हैं। अब इनमें क्या रहता है कि प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, और इनमें क्या रहता है मैं बता देता हूँ। सेमी प्राइवेट और कुछ प्राइवेट जो रहता है फंडेड तो होता है, स्टाइपेंड तो वो देता है 1.5-2 लाख तक का, बट वो क्या रहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट के बेस पर,
वो स्कॉलरशिप की ट्यूशन फीस माफ़ करता है। जैसे तुम्हारा जो उसने इंटरव्यू लिया होगा, जैसे तुमने मेल करा या किसी फॉर्म को फिल करा, तो तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ होगा, भाई इंटरव्यू के लिए मैंने फिल हुआ हूँ, तो तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ होगा। तो इंटरव्यू प्रोसेस के बेस पर या वो पूरा हाथ रहता है प्रोफेसर पर। प्रोफेसर डिसाइड करता है तुम्हें कितना स्टाइपेंड देना है या नहीं देना, समझ रहा। तो प्रोफेसर डिपेंड करता है। अब यदि तुम्हारा सेमी प्राइवेट और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी होती है, उनमें क्या होता है, तुम्हारी कुछ 40% फ़ीस माफ़ हो जाती है, कुछ 50% फ़ीस माफ़ हो जाती है, कुछ 60% हो जाती है, कुछ 90% तक भी हो जाती है। बट तुम्हें स्टाइपेंड तो ज़रूरी मिलता है। बट ये है कि ये जो फीस माफ़ होती है दोस्तों, ये पूरा डिपेंड करता है प्रोफेसर पर। जो प्रोफेसर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है ना, जो प्रोफेसर तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है, उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी तुम्हारी फ़ीस को माफ़ कर सकता है और कितना तुम्हारा स्टाइपेंड, वो ज़्यादातर उस पर ही डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना स्टाइपेंड। अब मैंने यह भी सुना है कि यदि तुम वहाँ पर जो जाते हो, तो जो तुम्हें यदि स्टाइपेंड दिया जाता है, यदि तुम जिस प्रकार से वहाँ वर्क करते हो, जो तुम्हारा रिसर्च वर्क होता है, उस रिसर्च वर्क के बेस पर तुम जितना अच्छा वर्क करते हो, तुम्हारा स्टाइपेंड भी इंक्रीज होता है। मतलब बाद में तुम स्टाइपेंड बढ़ता है तुम्हारा। क्यों बढ़ता है? तुम्हारा रिसर्च एक्सपीरियंस को देखकर तुम्हारा 6 या 7 महीने में तुम्हारा स्टाइपेंड भी आराम से बढ़ने लग जाएगा। तो स्टाइपेंड बढ़ता है तुम्हारे रिसर्च वर्क को के अकॉर्डिंग पर, रिसर्च वर्क को देखते हुए, और वो पूरा रोल रहता है प्रोफेसर के ऊपर। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली है प्राइवेट को। इंटरव्यू लेवल में क्या रहता है कि जैसे तुम्हारा जिस भी टॉपिक का तुम यदि पीएचडी करना चाहते हो, जिस टॉपिक जैसे या क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड हो जाए, या कोई मटेरियल से रिलेटेड हो जाए, या क्वांटम कंप्यूटिंग हो जाए, किसी भी टॉपिक से यदि हाई एनर्जी कंडेंस मैटर फिजिक्स, किससे भी आप उसका बेसिक आना चाहिए आपको। मतलब बेसिक का मतलब हो रहा है आपको एमएससी लेवल जरूर आना चाहिए। मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चन सुने, मुझे ज़्यादा हाई लेवल लगे नहीं। तो एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, मतलब उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब के पास देखो, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सब पर डिपेंडेंसी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बट आपको एक बेसिक चीज़ जाननी चाहिए, और एमएससी लेवल का तक उस सब्जेक्ट में एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं मान लूँ कोई एक टॉपिक ले लूँ कि मुझे इस टॉपिक से आगे पीएचडी करनी है, तो उस टॉपिक जो भी आपने उसमें रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपको उस रिसर्च एक्सपीरियंस को अच्छा बिल्ड करना, तो आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। उसमें फ्यूचर में क्या गोल है, क्या हो चुका है, क्या उनको टारगेट है, सब कुछ आपके पास, और उसका मतलब बिल्कुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। आप समझ रहे हो? तो ये इंटरव्यू लेवल पे। और इंटरव्यू लेवल में पर्सनल ऑनलाइन होता है, सबसे बड़ी बात तो ये ऑनलाइन होता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है आपको रहने की, मतलब जाने आने की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस होता है इंटरव्यू, तो ये रहता है इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, हाँ, अभी इसके बाद आप टॉइफल या जीआरई जो एग्ज़ाम होता है, क्या हम इंटरव्यू में सिलेक्शन, क्योंकि आप जानते हो टॉइफल या जो जीआरई की जो फ़ीस रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। टॉइफल इनकी जो फ़ीस रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। तो मतलब फ़ीस में मान कर चलूँ तो शायद 16 से 20 हज़ार के आसपास इसकी फ़ीस रहेगी। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस रहती है इनकी। तो आप ये क्वेश्चन भी रहता है कि स्टूडेंट के माइंड में क्या है कि ये एग्ज़ाम में इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद दे सकता हूँ, या मेरे को पहले से इसको देकर मतलब निकाल कर रखना पड़ेगा। देख भाई, कुछ यूनिवर्सिटी अलाउ कर देगी तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद टॉइफल का एग्ज़ाम देकर तुम वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हो। बट कुछ यूनिवर्सिटी पहले से ही टॉइफल का एग्ज़ाम को कंसिडर करती है, जिसमें डेडलाइन रहती है। तो ये है कि तुम पहले से इसको निकाल के रख सकते हो, यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। ओके, और बात करूँ जीआरई की, तो और ज़्यादा फीस होती है। जीआरई की तो और ज़्यादा फीस होती है। ठीक है, तो और मैं आगे यदि मैं डिस्कस करूँ, एप्लीकेशन डेडलाइन मैंने बता ही दी है। तुम्हें इंटरव्यू के बाद ऐसा मिलता है, मतलब कितना टाइम में तुम्हें बाद, जैसे तुम्हारा जैसे इंटरव्यू हो चुका है, जैसे किसी सपोज किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू क्लियर हो गया और बोल दिया तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ चुका है कि तुम आ जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है स्टूडेंट का, इंटरव्यू मतलब जस्ट पैसा आ जाता है। देख, क्लियर हो गया, ऑफर लेटर आ गया तुम्हारे पास कि हाँ भाई तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, तुम टिकट विकट करा के आ जाओ। तो ये रहता है कि भाई इंटरव्यू के बाद आपको एक एडमिशन ऑफर आएगा, स्टाइपेंड, कंफर्मेशन और वीज़ा, और फिर ज्वाइनिंग पर मंथली पैसा मिलता है। देखो, आपको वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ उस यूनिवर्सिटी में आकर आपको पहले खुद अपना फ़्लाइट का पैसा देना पड़ेगा।
एडमिशन, और वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन आपको कंफर्म करना पड़ेगा, स्टाइपेंड कंफर्म होगा, जिससे मतलब वहाँ पर तुम आओगे खुद फ्लाइट का टिकट करा कर, फिर तुम वहाँ एडमिशन कराओगे, मतलब 1 मंथ के बाद तुम्हारा स्टाइपेंड स्टार्ट होगा जिस दिन से तुमने वहाँ पर पीएचडी इनरोल करा है। मतलब ऐसा नहीं कि और यदि वो इन फ्यूचर तुम बाद में वो फ्लाइट वाइट का यदि कोई यूनिवर्सिटी चाहे उन पर यदि आप देख सकते हो उसकी गाइडेंस क्या है, वो दे रही है नहीं दे रही ट्रेवल अलाउंस, तो फ्लाइट का टिकट वो आपको बाद में देती है 1 महीने के बाद। ऐसा नहीं कि उस हाथों हाथ आपको पहले से करा के देगी, ऐसा नहीं होता, वो बाद में आपको प्रोवाइड कराती है। कुछ यूनिवर्सिटी से यदि आप पर अच्छी नॉलेज है, वो आपको बुलाना चाहती है तो आपको पहले से करा के देगी यार, क्योंकि आपके पास वो तो फिर तो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए होती है वो स्कीम तो बट ऐसा है कि जनरली स्टूडेंट के लिए 1 मंथ के बाद, मतलब आपको मैं इन द हैंड बताऊँ 3 से 4 लाख तो मान के चलो आपको पहले से रखना पड़ेगा कि यार, क्योंकि 1 महीने वहाँ पर तो 3 से 4 लाख रुपये आपको पहले से जमा करके रखने पड़ेंगे। 3 लाख तो आप मान ही सकते हो, अब पहले से आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा, बाद में आपको मिल जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद और क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन आया था कि मेरे पास यदि मैं वहाँ पर फॉरेन में यदि कोई पीएचडी में इन्वॉल्व ले लेता हूँ, यदि मैंने अभी पीएचडी ज्वाइन कर ली गई है, तो क्या मैं वहाँ से एग्ज़िट कर सकता हूँ क्या? मेरे को वहाँ पर कुछ जो मेरे को स्टाइपेंड दिया गया था मंथली, वो जैसे मेरे को मन कर गया कि 1-2 साल में मेरे को यार वहाँ पर स्टेबल नहीं, कुछ कंडीशन आ गई फाइनेंशियली, हेल्थ की कौन सी भी कंडीशन आ गई 1-2 साल या 2-3 साल के बाद, क्या मैं उसके बाद एग्ज़िट कर सकता हूँ? क्योंकि फ़ॉरेन में क्या रहता है कि पीएचडी बहुत मिनिमम टाइम में हो जाती है, 3 या 4 साल में, 3 साल के अंदर या 3 या 4 साल के अंदर तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है कि यदि तुम्हारा मन में आ गया 1-2 साल में तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की तो उसको छोड़ना है तो एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रोफेसर से बात करते हो, एग्जिट फॉर्मेलिटी होती है, स्टाइपेंड वापस नहीं देना पड़ता है, कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें स्टाइपेंड वापस मांग लेगा, वो जो तुम मंथली तुम्हें प्रोवाइड करा रहा है 2 लाख के आसपास, वो तुम्हें से मांग लेगा, ऐसे कोई एक्सपेक्ट। कुछ रेयर केसेस जैसे चाइना का CSE स्कॉलरशिप, उसमें कुछ इशू हो सकता है। USA में तो MS डिग्री मिल जाती है, USA की बात करूँ ना भाई, तो USA यदि तुम यदि में छोड़ देते हो 2 साल की तुम वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो तो MS डिग्री मिल जाती है। अगर आप मिड वे छोड़ते हो, मतलब बीच में छोड़ देते हो, इसका MS एंड रूट टू द PhD, क्योंकि MS क्या होता है, एक मिनी PhD होता है, मिनी PhD बोला जाता है मास्टर ऑफ साइंस को। ये तुम यदि कोई दिक्कत आती है तुम बीच में छोड़ रहे हो, जैसे 2 साल कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एक मिनी PhD MS डिग्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। USA में ये रहता है। चाइना में तुम्हारे कुछ दिक्कत हो सकती है इस रिगार्डिंग, तुम एग्जिट कर रहे हो इन फ्यूचर यदि वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद। और यदि वीज़ा की बात करूँ तो वीज़ा में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। स्टडी के लिए तुम यदि फॉरेन में जा रहे हो तो वीज़ा तुम्हारा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी तुम्हारे लिए मतलब वहाँ ट्राई करती है, तो वीज़ा में यदि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तुम आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और ये बात करूँ तो रोड में बताऊँ तो मैं इसका कि तुम MSc फाइनल ईयर में हो, MSc फाइनल ईयर में हो तो तुम अप्लाई कर दो, MSc फाइनल ईयर में हो अप्लाई कर दो। SOP और CV अच्छे से लिखो, कवर लेटर अच्छे से लिखो। मिनिमम 5 यूनिवर्सिटी में हो तो अप्लाई करो। मिनिमम मतलब ऐसा नहीं कि तुम 1-2 में कर रहे हो, मिनिमम से मिनिमम तुम 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। मैक्सिमम तुम्हारी मर्जी है जितनी भी करो, 100 करो 150 करो, दिक्कत नहीं है। जर्मनी और जापान के लिए भी अप्लाई करो क्योंकि फ्री है। जर्मनी की बात कर लूँ और जापान है, इनमें तो अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिसर्च का अच्छा माहौल है। और बात करूँ तो कभी किसी एजेंट को अपन को पैसा नहीं देना कि भाई ये मेरे को फ़ॉरेन भेजो। एजेंट को अपन को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने ही नहीं है, समझ रहे हो। खुद अप्लाई करो, खुद सीखोगे, रिसर्च कुछ ना करो, रिसर्च करो, कॉन्फिडेंट रहो, रिसर्च करो भाई, और कॉन्फिडेंट रहो और आपको सिलेक्शन श्योर है। मैं आपके लिए फ्री टेम्पलेट भी बना रहा हूँ, कमेंट करके बताना चाहिए हो तो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अपना रिसर्च एक्सपीरियंस भाई सबसे पहले फिक्स करो कि अपन को किस में अपन को जाके अगर रिसर्च करनी, तो रिसर्च इंटरेस्ट अपना फिक्स करो सबसे पहले, तो ये चीज़ पहले फिक्स करो। फिर प्रोफेसर को आइडेंटिफाई करो कि गूगल स्कॉलर से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, कहीं से भी तुम जाकर आइडेंटिफाई करो अपने प्रोफेसर को। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने अभी ट्रिनिटी कॉलेज है
वह जो वर्ल्ड टॉप कॉलेज में आता है, टॉप कॉलेजेस में आता है ट्रिनिटी कॉलेज। तो मैंने वहाँ के था जो मतलब भैया ही थे, विकास भैया, उनसे मैंने डिस्कस करा था कुछ अपने फॉरेन फंडेड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था बीच बीच में। जो क्लिप बची हुई है, जैसे इसमें नेटवर्क सही आ रहा है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है, वो मैं आपको पास शेयर कर दूँगा, आपके लिए यूज़फुल हो तो ठीक है। ऐसे मैंने जो उनके बारे में डिस्कस करा था मैंने समराइज़ कर दिया है ऊपर, ठीक है, थैंक यू। मतलब 3 साल, मतलब 3 साल में हो जाती है पीएचडी वहाँ से, मतलब जैसे आप अभी। फंडिंग रिजर्व रहती है ना, वो 3 साल के लिए रहती है मोस्ट ऑफ द यूरोप में। अच्छा। तो 3 साल में अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में तुमको एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो हेडेक होती है थोड़ी सी। अच्छा, मतलब मतलब जरूरी नहीं है कि अपन 3 साल में पीएचडी अपन कंप्लीट करें, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये मतलब वहाँ फंडिंग 3 साल तक। फंडिंग मिल जाएगी तुम्हें। जर्मनी वगैरह के अंदर फंडिंग 3 साल की मिल जाएगी। ओल्टो में फंडिंग 3 साल के लिए, फिनलैंड में, स्वीडन में 3 साल के लिए मिल जाएगी। मैंने एक्सटर्नल फंडिंग ले रखी है, मतलब मैंने अपने पीएचडी के स्टार्टिंग से एक्सटर्नल फंडिंग उठा ली थी। सो मेरी फंडिंग अभी 5 साल के लिए है, बट मैं अगले साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा। तो मतलब जैसे मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछ, जैसे मतलब अपन जैसे वहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे उसमें मैंने जहाँ तक देखा था कि एक तो रिसर्च ज़्यादा रोल रिसर्च एक्सपीरियंस का मांगते हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और कवर लेटर। कवर लेटर वो एसओपी होता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और कवर लेटर एसओपी है ना। कवर लेटर और एसओपी सेम। समटाइम्स रिसर्च प्रपोजल भी, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। अच्छा। जो सबसे प्राइमरी है वो तुम्हारा बैकग्राउंड और तुम्हारा तुमने अभी तक कितना रिसर्च किया है। अगर तुम्हारी रिसर्च से एक पेपर निकाल लेते हो, इन दैट केस थोड़ा चांस रहता है कि तुमको अच्छी इंस्टीट्यूट मिल जाए। अगर पेपर नहीं है तुम्हारे पास लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है, इन दैट केस ऑल्सो चांसेस कम है, बट तुम चांस है कि तुम्हें मिल जाए कुछ ना कुछ। लेकिन अगर तुम्हारे पास पेपर भी नहीं है, रिसर्च एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो बहुत टफ है। मतलब तुम किसी का भी रिकमेंडेशन ले लो, कितना ही स्ट्रॉन्ग एसओपी लिखवा लो, बहुत कम चांस है। मतलब पेपर निकालना जरूरी है, मतलब पहले। पेपर निकालना ज़रूरी नहीं है, तुमने जो काम किया वो काम आना चाहिए तुम्हें, उसकी समझ होनी चाहिए। मतलब वो रिसर्च मेरे पास एक्सपीरियंस। पेपर था, अच्छा। जब मैंने अप्लाई किया था मेरे पास पेपर नहीं था, बट हम लोगों ने आर्काइव में डाला था, जनरल में नहीं डाला। लेकिन मेरे को काम आता था थोड़ा थोड़ा, तो हो गया था मेरा। मतलब ये है कि वो जब अपन जब उनको मेल वो जैसे इंटरव्यू लेते हैं, तो अपन को जितना भी अपन रिसर्च करा है अभी तक, जो भी अपना रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बारे में मतलब एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। मतलब उसके मतलब जितना हो सके उतना, मतलब कुछ टॉपिक से रिलेटेड डीप नॉलेज होनी चाहिए। यस। तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट भाई, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। थियोरेटिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल? एक्सपेरिमेंटल हाँ मटेरियल में ज़्यादा, एक्सपेरिमेंटल मतलब भाई। सेमीकंडक्टर डिवाइस में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होती है मटेरियल वाले एनर्जी। अगर तुमको लग रहा है मेरे को हाई एनर्जी में जाना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए हाई हाई एनर्जी में तुमको किस फील्ड में काम करना है। लाइक तुम्हें स्ट्रिंग थ्योरी पता होनी चाहिए क्या होती है तुमको। अगर तुम लोग न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स पे रिसर्च कर रहे हो, डार्क मैटर पे रिसर्च करने की सोच रहे हो, तो तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए। ये ईयर के साथ ही प्रोजेक्ट करने लग जाना, तुमको 2 साल मिलेगी तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हो एकदम फ्रेश बंदे की तरह, तो पेपर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तुम पहले पहले 15-20 दिन ये पढ़ो कि तुम्हें रिसर्च किस में करनी है, अगर तुम्हें सच में रिसर्च करनी है। और जैसे तुमको ये लगे कि मेरे को ये चीज़ थोड़ी अच्छी लग रही है, आप किस और टॉपिक को कर रहे हो? मतलब क्वांटम में हो या मैं मतलब भाई अ, मैं क्वांटम में हूँ भाई। मैं मतलब मैं फर्स्ट ईयर में फिजिसिस्ट था। सेकंड ईयर में जब मैं आईआईटी में था तो मैंने इंजीनियरिंग रूट पकड़ लिया था। मैं ईसीएस में काम कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा। मैंने ये पीएचडी बाद में मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया यहाँ पे ट्रिनिटी में।
कंप्यूटर साइंस। और अच्छा। अभी मैं काम कर रहा हूँ वापस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस कंबाइन है यहाँ पे एमआईटी में ECS। मैं नेक्स्ट ईयर कैम्ब्रिज जा रहा हूँ, सो कैम्ब्रिज में वापस कंप्यूटर साइंस में काम करूँगा। सो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है क्वांटम इंटरनेट पे। मन लाइक हम ये लोग शायद ये अपन यदि अभी फॉरेन में भी आ जाता है नंबर, तो अपन मतलब से जैसे जैसा वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो फुली फंडेड का मतलब रहता है कि मतलब सब कुछ मिल जाता अरे है। देख लो, बाकी टेंशन मत ले भाई, तेरे पैसे नहीं लगेंगे। और अगर तू सच में अच्छा पढ़ेगा इन दैट केस यू विल लर्न लाइक तेरे पास 3-4 लाख रुपए बनेंगे महीने के, जिसमें से अगर तू एवरेज रहेगा तो तेरे 1-1.5 लाख रुपए बच जाएंगे। अगर तू ढंग से रहेगा तो हो सकता है 1 लाख तो बच जाएंगे यार, अगर तू ढंग से पढ़ेगा। अगर तू यूनिवर्सिटी फंडिंग देख रहा है इन दैट केस इट्स बोरिंग। तुम्हारे पास मैक्सिमम 50,000 बचेंगे। तुम्हारी PhD जल्दी हो जाएगी, बट तुमको केवल एक लैब के अंदर अपने 5 साल गुजारनी पड़ेगी। तुमको 5 साल उन्हीं सेम बंदों की शक्ल देखनी पड़ेगी, वही लैब वही मशीनें। मतलब अभी आप PhD वो आप बताया था ना, ये कंप्यूटर साइंस से आप ज्वाइन कर रहे हो, तो बस MSc के बाद ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे कंप्यूटर साइंस जैसे आप ज्वाइन करा। पढ़ना पड़ेगा भाई। भाई, अरे घूम फिर के बात यहीं पे आ जाएगी, मतलब तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम्हें उसके बारे में कितना आता है। मेरा जो मास्टर्स प्रोजेक्ट था वो था एंटेंगलमेंट जनरेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ CHSH। ये क्यू जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसके अंदर बिट्स होती है 0 और 1। जो क्वांटम कंप्यूटर है उसके अंदर क्यूबिट होती है, जो कि 0 0 और 1 1 स्टेट में रह सकती है, 0 1 1 0 के अंदर सुपरपोजिशन। मैंने IIT में वो क्यूबिट बनाई थी एक्सपेरिमेंटली, अच्छा। और मेरी क्यूबिट की फिडेलिटी आ रही थी ऑलमोस्ट 97%। सो दैट वाज अमंग द हाईएस्ट एट द टाइम। मतलब इंडिया के अंदर शायद उस टाइम पे हाईएस्ट थी वो। मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद में उन लोगों ने सेम रिकॉर्ड ब्रेक किया था ना, टॉमी सर ने। बट मैंने क्यूबिट बनाई। मैंने रिसर्च प्रपोजल लिखा था ट्रिनिटी वालों को कि तुम लोग क्वांटम इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बना रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम लोग मेरे को PhD स्टूडेंट रखोगे। उन लोगों ने मेरा प्रपोजल पढ़ा, फिर मेरे को कहा कि हम आपको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फील्ड उन लोगों ने बताई थी मेरे को, उन लोगों ने कहा था कि क्वांटम जो मिनीनेट क्वांटम नाम का एक सॉफ्टवेयर है उस पर काम करना पड़ेगा। मेरे को उस पर करना नहीं था, क्योंकि मेरे को एक्सपेरिमेंटलिस्ट हूँ यार, मेरा कोडिंग वगैरह में हाथ, मेरे को कोडिंग आती है बट मेरे को मज़ा नहीं कोडिंग करने में। सो मैंने कोक्रिएट से फंडिंग उठाई, मतलब यूनिवर्सिटी फंडिंग की जगह। और जो मैंने खुद का प्रोजेक्ट लिया था वो लिया था कॉम बेस्ड सोर्स फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन। मैंने सोर्स बना दिया है ऑलमोस्ट 1 साल पहले। सोर्स की वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ सही चल रहा है। अभी मैं क्वांटम मेमोरी बना रहा हूँ, 3 महीने हो रहा है मेरे पास। अगर मैं मेमोरी बना के दे देता हूँ, ये लोग मेरे को कैम्ब्रिज में भेज देंगे, UK लंदन में। तो ये और वहाँ पे मेरे को एक क्वांटम मेमोरी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, दूसरे वाला मेरे को इंस्टॉल करना है आयरलैंड में। मेरे को आयरलैंड से सिग्नल भेजना है कैम्ब्रिज में। और अगर उस सिग्नल का मैं एंटेंगल कर देता हूँ, मेरी PhD कंप्लीट हो जाएगी। बढ़िया। तो मेरे वाला दिखाऊं क्या? आई थिंक आई कैन शो यू। कैन यू सी माई स्क्रीन? ओके, लेट मी, आई थिंक नाउ यू कैन सी। हाँ। सो this one is not the right one. Messages, यार मैं क्या खोल रहा हूँ मैं?
You can see this image. I think this will be more appropriate. So मैं अभी कुछ ऐसी मशीन बना रहा हूँ। चलो जो ये वाली मशीन है ये थॉरलैब ने बना रखी है अभी। इसका नाम है मिनी टूपी। अगर तुमको कुछ पढ़ना है इसके बारे में देन यू कैन फाइंड इट हियर। गिव मी अ मिनट। थॉरलैब मिनी टूपी। सो PDF। अरे यार ये क्या ग्रीन लेंस। ओके ओके यू कैन सी। This one is the right one. You can see the idea is to। तुमको ये फोटो दिख रही है ना भाई? हाँ दिख रही है, चूहा बीच में है। तो इन लोगों ने ये मशीन बनाई थी। इन लोगों ने इसको चूहे के सर पे रखा था। इस मशीन के अंदर से 2 इलेक्ट्रोड निकाले। उन इलेक्ट्रोड्स को चूहे के ब्रेन सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ करवा दिया। तो जो ब्रेन जब भी न्यूरॉन्स है वो ब्रेन सेल्स को सिग्नल भेजते हैं तो एक करंट जनरेट होती है। हाँ। उस करंट को हम इस कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। इन चूहों को कुछ टास्क देते हैं। उन टास्क के बेसिक्स पे इनकी ब्रेन सेल्स है वो डिफरेंट सिग्नल भेजती है। उन सिग्नल को एनालिसिस करके हम लोग ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि मैंने नहीं किया ये काम, थॉरलैब ने किया है तो वो लोग कर रहे हैं ये। टास्क का मतलब ये होता है कि सपोज करो एक चीज़ का पैकेट रख दिया एक कुछ हाइट के हाँ ऊपर, मतलब वो सब उसके बाद तरफ जाए चल जाएगा। और हाइट को इतना बढ़ा दिया कि चूहा सीधा वहाँ पे नहीं जा सकता। यहाँ पे कुछ छोटे ब्लॉक रख दिए, इतने छोटे रख दिए कि यहाँ से भी नहीं जा सकता। यहाँ पे बड़ा रख दिया लेकिन डिस्टेंस दूर कर दी। समझ गए? तो ये वाला प्रोजेक्ट इन लोगों ने कर रखा था, 2022 में किया था ये वाला। तो मैंने इन लोगों को बताया कि मैं जो ये मिनी टूपी है इसको मिनिएचराइज करके क्वांटम नेटवर्क्स में यूज़ कर सकता हूँ, इस वाली को। लेकिन ये अभी बहुत बड़ी है। लाइक इसका एक्चुअल साइज़ है वो कुछ पेन के ढक्कन जितना है। पेन का ढक्कन बड़ा होगा यार, तुम सोच सकते हो चूहे के सर पे बांध दिए तो कितना छोटा होगा। वो तो बहुत छोटा हो, चूहा मतलब। लेकिन हम क्वांटम के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने इन लोगों को एक सिंपल अप्रोच बताई थी। मैंने कहा मैं इसको री इंजीनियर करूँगा। इसको मैं क्वांटम मेमोरी के लिए यूज़ करूँगा। इसकी हेल्प से मैं तुम लोगों को एक कॉम्पैक्ट मॉडल बना के दूंगा क्वांटम मेमोरी का। तुमको केवल अपना सैंपल रखना है और तुम्हारी क्वांटम मेमोरी तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इन लोगों ने मेरे को ओके बोला। ये उसके अंदर है जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है उसके अंदर का। ये वाला मैंने खुद ने बनाया अच्छा। है सॉलिड वर्क्स की हेल्प से। ऑटोकैड हाँ ऑटोकैड वो बोल तो सकते फिर हो तुम। चलो सॉलिड वर्क। मैंने फुल असेंबली तैयार की। लाइक ये पूरा प्रोजेक्ट वही है, मतलब कैसे बना सकते हैं। अभी मेरे को कुछ रिजल्ट्स मिले हैं बट हमने प्रिंट नहीं किए। तो मैं पेपर लिखूंगा इसके बाद में तुम्हें पेपर डाल दूंगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो देख लेना, ये हाँ प्रोजेक्ट भी अच्छा जरूर है। बोलिएगा, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरे बहुत बहुत और प्रोजेक्ट है यार जो मतलब तुम देख सकते बहुत इंटरेस्टिंग हो। लग रहा है। मेरे को क्वांटम अच्छा लगता है तो मैंने क्वांटम चूज़ किया, अदरवाइज मैं नहीं करता। मतलब इससे तो मतलब आपका मतलब आप उससे तरीके स्कोप बहुत है मतलब इसमें तो मतलब वहाँ पर भी आप ऐसा मतलब इसके बेस्ट पर आप आराम से वहाँ पर किसी न किसी मतलब पीएचडी वहाँ से कंप्लीट करने के बाद प्रोफेसर लग सकते हो फिर यहाँ पर आके कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट। हाँ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरा जॉब के अंदर हो गया बट मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तुम IBM को जानते हो? आईबीएम। हाँ IBM जो गूगल, IBM, मेटा, हाँ। अमेजन,
और एक और है यार, एक और कौन सी रहेगी, एप्पल। सो पहले इनको फांग बताते थे, FAANG, जो US की सबसे बड़ी 5 कंपनी है। हम्म, मैंने IBM में ऐसी एप्लीकेशन डाली थी। दे लाइक माई आइडिया, दे लाइक माई प्रोडक्ट, आफ्टर दैट दे गेव मी जॉब। बट ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरे को जॉब मिल जाएगी। मेरे को लग नहीं रहा मैं एकेडमिया में रहूँगा। एकेडमिया बोरिंग हो जाएगा यार, मतलब। अच्छा मतलब ऐसे सही है, मतलब सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे फील्ड में जाओगे तो इनोवेशन का दिमाग में आएगा, जो इनोवेट करने की चीज़ें। कुछ टाइम के लिए मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इंडस्ट्री में रहूँ, उसके बाद मैं एकेडमिया में आ सकता हूँ, अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो। अगर मैंने अच्छा नहीं किया, इन दैट केस इंडस्ट्री तो मिले ही मिलेगा। इंडस्ट्री में यार। वो आगे की बात है यार, पहले तुम। लेकिन अगर भाई तुम्हें आज की तारीख में, अगर तुम आने वाले 5 साल किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हो, तो एक चीज़ दिमाग के अंदर रखना कि तुमको 5 साल के बाद में क्या मिल सकता है। लाइक अगर तुम आज की तारीख में हाइड्रोजन वो कर सकते हैं, बट जितना काम वो कर रहे हैं 4 साल के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट हो जाएगी कि वो खुद कर देगी उतना काम, तुमको केवल प्रॉम्प्ट लिखना है। तो तुम फील्ड ऐसी देखना कि तुम्हारी जॉब नहीं जाए 4-5 साल के बाद में। मतलब जॉब सिक्योर हो जाए उसके बाद मतलब। हाँ, मतलब PhD के बाद में तुम्हारे पास बैकअप रहना चाहिए कि कोई भी बंदा तुम्हारी जॉब नहीं ले सकता। सही है मतलब अभी आगे। तुम्हें इस चीज़ का पता तो है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने जो रिसर्च इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको जरूर शेयर कर देना, ताकि उनके दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। कमेंट ज़रूर कर देना। और भी यदि मैं ट्राई कर रहा हूँ, यदि मैं सोच रहा हूँ, यदि तुम कमेंट करोगे SOP CV के बारे में और अच्छा वीडियो बनाऊँ, या और अच्छे इसके बारे में बताऊं कि यूनिवर्सिटी कब और कब निकालती है और कैसे अपन, और इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखो भाई, इसको ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। बहुत क्योंकि उसमें मोटिवेशन आता है मुझे, ताकि मैं और चीज़ें बताऊं। और तुम कमेंट में जितने स्टूडेंट मुझे कमेंट करेंगे भाई और बनाओ इसके रिगार्डिंग वीडियो, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। तुम्हारे कमेंट पर डिपेंड करता है कि वीडियो कितना जल्दी आता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।